जब तक राजसमंद का प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर हम केंद्र में नहीं लाएंगे, विकास की सोच द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को लेकर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक संपूर्ण विकास राजसमंद का होना हमारे हिसाब से मुमकिन नहीं है। कि जब प्रभु द्वारकाधीश मंदिर को किसी व्यवस्था की या किसी सुविधा की जरूरत पड़ती है, तब प्रशासन हमसे मुंह मोड़ लेता है। नमस्कार। दावेदारों के तमाम दावों को टटोलने के बाद, कहीं न कहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के धरातल को टटोलने के बाद, अलग अलग वर्गों के अलग अलग विषयों को टटोलने के बाद राजसमंद एक्सप्रेस की यात्रा आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इस सृष्टि के प्रत्येक मानव की, सृष्टि के प्रत्येक जीव की यात्रा संचालित होती है। जी हाँ, हम आज पहुंच चुके हैं प्रभु श्री द्वारकाधीश के धाम, प्रभु श्री द्वारकाधीश के मंदिर। और कहा जाता है कि राजसमंद ही नहीं, इस जगत का कण कण श्री प्रभु के द्वारा संचालित होता है। इस मंदिर के प्रांगण में आकर कहीं न कहीं ये महसूस होता है, कहीं न कहीं ये लगता है कि यहाँ किसी समस्या पर चर्चा करना, यहाँ किसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये शायद कहीं न कहीं मैं बेईमानी मानूंगा। यहाँ आकर एक अनुभूति होती है कि यहाँ से जुड़ाव होना, इस आंगन में खड़े रहना, इस आंगन से जुड़े रहना अपने आप में परम आनंद की अनुभूति है। तो इस मौके पर मैं कहीं न कहीं ये कोशिश करूँगा, कहीं न कहीं ये प्रयास करूँगा कि राजसमंद किस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर भौगोलिक रूप से आने वाले समय में एक उत्कृष्ट केंद्र बिंदु की तरह उभर सके। इसको लेकर क्या सुझाव हो सकते हैं, इसको लेकर क्या आगे की परिकल्पनाएं हो सकती है, उन पर हम विचार करें। तो उस विचार की इस कड़ी में मैं यहाँ निवेदन करूँगा कि हम किस प्रकार से राजसमंद के जो जितने भी आने वाले विधायक हैं या जो भी अभी जीतकर नगर परिषद से जीते हैं, पंचायत समितियों से जीते हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार से एक ताना बाना बुनकर ऐसे सुझाव हम उन तक पहुँचा सके कि कहीं न कहीं राजसमंद आगे आने वाले समय में कम से कम और कुछ नहीं तो हम नाथद्वारा की तर्ज पर ही इसको इस प्रकार से विकसित कर सके या इस प्रकार से आगे ले जा सके। राजसमंद एक्सप्रेस के श्री हेमेंद्र सिंह जी ने यहाँ द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में संपर्क हेतु या यहाँ के विचार जानने हेतु पधारे हैं। उनका मैं श्री कृष्ण भंडार द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली की ओर से स्वागत और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण साहब हैं। ऐसे मंदिर के लिए तो मंदिर में तो प्रभु सब मेहरबानी है, प्रभु की कृपा है, परंतु विशेष तो एक यातायात की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए जो बरसों से लंबित है या चली आ रही है। वैष्णव हजारों लाखों वैष्णव आते हैं साल भर में, और विशेषकर उत्सवों पे काफ़ी वैष्णव आते हैं, उसमें यातायात की बहुत दिक्कत रहती है। और सेकेंडरी मतलब अपने कृष्णा सर्किट से भी इसको मतलब मंदिर को जोड़ना चाहिए, जो अभी तक वो भी कहीं, तो जितने प्रतिनिधि हैं जो अभी निर्वाचित हुए या जो होने जा रहे हैं, तो उनसे यही मतलब सलाह दी जाती है, उनसे यही कह सकते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हालांकि यातायात की एक व्यवस्था गत काफ़ी समय से एक समस्या का कारण बनी हुई है, और एक जो उल्लेखनीय बिंदु कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना कि इसको कृष्ण सर्किट से जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा भी अगर मैं देखूं, सिर्फ एक धार्मिक स्थल से इतर जो भौगोलिक रूप से ये मंदिर जिस प्रकार से यहाँ रचा बसा है, इसके आस पास में जो राजसमंद झील का एक खूबसूरत किनारा, मतलब अगर हम यहाँ बैठकर एक आनंद की अनुभूति अगर धार्मिक भावनाओं से इतर भी सोचे तो ये अनुपम और अद्भुत स्थान है। और कहीं न कहीं ये समस्त राजसमंद की आशाओं का, उम्मीदों का एक ऐसा केंद्र बिंदु है कि जब भी राजसमंद के आगे बढ़ने की, राजसमंद के कुछ भविष्य के उज्जवल होने की बात होती है, तो यहाँ से किसी न किसी एक सुझाव, यहाँ से किसी न किसी पहल की उम्मीद की जाती है। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नमस्कार, जय द्वारकाधीश। सबसे पहले तो राजसमंद एक्सप्रेस और खासकर हेमेंद्र जी की पूरी टीम को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि राजसमंद की इस धरा पर इस तरह से एक नवाचार आपने आरंभ किया है। जैसा कि आपने पूछा, निश्चित तौर पर हम आपको यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि संपूर्ण राजसमंद का विकास
तब तक अधूरा है जब तक राजसमंद का यह प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर हम कोई विकास की योजना नहीं बनाएंगे। अभी तक इतने वर्ष 1991 में जब से यह जिला बना है तब से लेकर आज तक विकास हुआ है, ये कहना पड़ेगा, लेकिन विकास की जो कल्पना जो हम सभी ने की थी वैसा विकास अभी भी हमसे कोसों दूर है। आपने जिस तरह से बात करी कि धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ प्रभु द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल अटैच में जो राजसमंद झील है और जिसमें अपूर्व संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स की भी हैं, पर्यटन को लेकर भी काफ़ी संभावनाएं राजसमंद झील में हमें दिखाई देती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हलचल पैदा हुई है और बहुत जल्द इसकी ओर हमें आश्वासन भी हमें मिले हैं और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द इसकी कार्रवाई हो, लेकिन जब तक राजसमंद का प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर हम केंद्र में नहीं लाएंगे, विकास की सोच द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को लेकर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक संपूर्ण विकास राजसमंद का होना हमारे हिसाब से मुमकिन नहीं है। एक और बात मैं यहाँ जो हमारे सहायक अधिकारी जी ने रास्ते के लिए जो बात कही है, आवागमन का जो हमारा ये एकमात्र रोड है और ये इतना सकड़ा है कि यहाँ पर दो गाड़ी अगर आपस में आमने सामने हो जाएं तो 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक बहुत बड़ा जाम लग जाता है। खासकर सैटरडे संडे और त्योहारों के सीजन में यह समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है और आने वाले श्रद्धालु काफ़ी परेशान होते हैं। हमने कई बार प्रशासन को इस मार्फत मंदिर के हमारे लेटर पैड पर लिख के दिया कि हमें 2 कांस्टेबल ट्रैफिक के यहाँ पर आप त्योहारों के सीजन में लगा दें ताकि हमें यहाँ पर कोई असुविधा ना हो, लेकिन कई बार निवेदन करने के बाद भी आज दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी यह मांग अभी तक अधूरी है। राजसमंद विकास के लिए द्वारकाधीश मंदिर ने समय समय पर अपनी ओर से काफ़ी कुछ किया है, चाहे बात आप सब्जी मंडी की ज़मीन की लें या बस स्टैंड के लिए ज़मीन की लें या फिर राजसमंद शहर के विकास के लिए निकलने वाली कोई भी सड़क हो, वो द्वारकाधीश प्रभु की भूमि में से होकर ही निकल रही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब प्रभु द्वारकाधीश मंदिर को किसी व्यवस्था की या किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है तब प्रशासन हमसे मुंह मोड़ लेता है। हम बात द्वारकेश चौराहे की करें, हमसे ज़मीन मांगी गई, हमारे परम पूज्य महाराज श्री तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी ब्रजेश कुमार जी ने तुरंत उसकी हामी भरी और विद इन 15 मिनट के अंदर उस ज़मीन को फाइनल कर दिया। 60 फीट रोड जो निकली है उसकी ज़मीन की बात हुई, महाराज श्री ने तुरंत शहर के विकास की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए उस ज़मीन के लिए हामी भर दी। प्रभु द्वारकाधीश मंदिर को कनेक्ट करने के लिए अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व जो हमारा सलूस रोड से जो मार्ग आ रहा है उसके लिए ज़मीन की मांग हुई तो तुरंत महाराज श्री ने अपनी ओर से उसकी हामी भरी। महाराज श्री और मंदिर परिवार समय समय पर राजसमंद के विकास के लिए अपनी ओर से आगे बढ़कर प्रयास कर रहे हैं। हमारी ओर से जितना भी हो सकता है हम समुचित व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपेक्षा ये भी करते हैं कि जिस तरह की सुविधा, जिस तरह की अपेक्षाएं प्रशासन हमसे करता है, हम भी प्रशासन से उस तरह की अपेक्षा या उस तरह की सुविधाओं को लाना चाहते हैं। तो नहीं हो रहा। इसके साथ एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, द्वारकाधीश मंदिर के इतर है ये बात, लेकिन फिर भी आज राजसमंद एक्सप्रेस हमारे द्वार पर है तो हमें ये बात यहाँ पर कहनी होगी। विश्व का सबसे ज़्यादा मार्बल खनन राजसमंद में होता है। हजारों लाखों मजदूरों को रोजी रोटी राजसमंद मार्बल से मिलती है, लेकिन वर्षों से हम एक अदद मार्बल मंडी की दरकार के लिए सबके सामने प्रयासरत हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। दोनों ही सरकारें यहाँ समय समय पर राज कर चुकी हैं और दोनों ही के जो नुमाइंदे हैं उनसे हम कई बार राजसमंद में मार्बल मंडी घोषित करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई मूल ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है। अगर राजसमंद में मार्बल मंडी बनती है तो निश्चित तौर पर राजसमंद पूरे विश्व भर में राजसमंद मार्बल मंडी के रूप में विख्यात होगा। आज हमारे यहाँ के मार्बल को जो मार्बल खनन यहाँ से होता है और किशनगढ़ में जाकर उस मार्बल को बेचा जाता है और किशनगढ़ के मार्बल से वो पूरे विश्व भर में वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो जब हमें दुख इस बात का होता है कि हमारी कोई चीज़ यहाँ से इतने किलोमीटर जाकर उनके नाम से जब बिकती है और उसका कुछ भी लाभ राजसमंद की जनता को नहीं मिल पाता, ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना का विषय है। मार्बल ने राजसमंद को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज जो स्थितियाँ बनी है, 1970-71 में शायद राजसमंद में मार्बल की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक हमें फ़ायदा तो शायद कम हुआ है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो सारा पानी मार्बल
कि खदानों से पहले पहाड़ों से रिस कर झील में आता था, अब वो खदानों में भर जाने लगा है। अगर ऐसी कोई योजना हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आपने पंचायत की बात करी, नई नगर परिषद की बात करी, और अब जब विधायक चुन के आने वाले हैं, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा नेता आए या जो भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आए, उसको एक योजना ऐसी बनानी चाहिए कि ये जो वेस्ट वाटर है, जो बरसात का पानी है, जो खदानों में भर जाता है, और उसको तोड़ने के लिए 6-6 महीने तक इंजन लगाकर उस पानी को तोड़ा जाता है। अगर एक कैनाल का रूप देकर उसको राजसमंद झील से मिलाया जाए तो बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बच जाएगा, और राजसमंद झील का जो जल स्तर है निश्चित तौर पर फिर 2-3 फीट का उसमें फर्क पड़ जाएगा। एक बात और यहां जोड़ना चाहूंगा मैं, राजसमंद में औद्योगिक नगर के रूप में राजसमंद विकसित तो हुआ है, पर यहां के युवाओं को रोजगार उस दृष्टि में हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो यहां पर जो भी सरकार हो उससे निवेदन है, ऐसा कौशल केंद्र बनाया जाए जहां पर यहां के व्यापारियों की जो मांग है उस तरह से युवाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें उस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो मार्बल में काम कर सकें, या आज जिस तरह से क्वार्ट्स फेल्सपार्स की जो इकाइयां आरंभ हो रही हैं उनमें वो काम कर सकें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा यहां पर संदेश जाएगा। इसी के साथ राजसमंद पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में अपनी छाप छोड़ सकता है। हम सभी को पता है झीलें हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन बहुत कम झील ऐसी होती है जो ऊपर होती है और शहर पूरा नीचे होता है। राजसमंद की हमारी ये झील जो है ये ऊपर है और पूरा शहर जो है वो नीचे है, इसीलिए ये झील इतनी साफ है। यहाँ पर बहुत सारी संभावना है पर्यटन को लेकर। दूसरा, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बरसों से चला आ रहा है यहाँ के पानी का। किसान कहते हैं हमारा हक है, शहर वाला कहते हैं हमारा हक है, और दोनों जब भी पानी की बात आती है आमने सामने हो जाते हैं। शहरी जनता और किसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झील पर सभी का अधिकार है, लेकिन यहां का जो भी जनप्रतिनिधि निकले जीते उसे यह जरूर करना चाहिए कि ये जो खाई पड़ जाती है हर बार पानी को लेकर, इस खाई को एक ऐसा रास्ता निकालकर सुगम बनाया जाए ताकि खेती वाले किसान भी खुश रहें और यहां आने वाला जो पर्यटक है राजसमंद झील के भरे पानी को देखकर वो भी आनंदित महसूस करें। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज बस इतना ही। हेमेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, कमोबेश मंदिर से लेकर, यातायात से लेकर, पर्यटन से लेकर, कहीं ना कहीं झील के माध्यम से हम मार्बल मंडी तक और वहाँ से आगे निकलकर रोजगार तक के सारे विषय को समेटने का प्रयास किया गया विनीत जी के द्वारा। मगर जब इन्होंने सारी बातें बताई, जब इन्होंने बताया कि मंदिर मंडल इस शहर के लिए सदैव तत्पर रहा है, तो उस वक्त फिर कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक आखिरी टीस के रूप में ये शब्द उभर कर आते हैं कि हम त्योहारों के वक्त 2 पुलिस कांस्टेबल की हम मांग करते हैं, वो भी पूरी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगता है। हालांकि सारे विषय समेटे गए, मगर चूँकि हम द्वारकाधीश जी प्रभु के मंदिर में आए हुए हैं और गत साल 1.5 साल से ऐसी महामारी के कारण कई सारी चीज़ें बाधित हुई है, उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव यहाँ की परिस्थितियों पर भी पड़ा है। होली आ रही है पुनः, ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जो उत्सव और उनके जुड़े हुए जो लम्हे होते हैं वो कहीं ना कहीं राजसमंद ही नहीं, इस मंदिर और इनकी आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुके होते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि जब ये उत्सव कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के कारण थोड़े फीके पड़ गए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि उस स्वरूप में हम उनको नहीं मना पा रहे हैं जिस स्वरूप में मनाते आए हैं, तो कैसा महसूस होता है फिर कि इन दिनों में कुछ ये हमें कमी रह गई या ये हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है? वैसे हमारे वल्लभ कुल के अंदर उत्सवों की हमेशा भरमार रहती है और हम सदैव उत्सवों के अंदर ही हमारे जीवन को प्रभु द्वारकाधीश के समक्ष और उनके साथ मनाते आए हैं। इस कोरोना महामारी की वजह से ये उत्सवों का जो फीकापन है, ये फीकापन यहाँ के रहने वाले हर बाशिंदे को आघात देता है। हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि उत्सव होते रहें, लेकिन उसके अंदर जन भागीदारी हमारी कम होती है इस बीमारी की वजह से। ठाकुर जी के उत्सव हैं, ठाकुर जी की परंपरा के अनुसार सदैव एक जैसे रूप के अंदर हम मंदिर के अंदर आयोजित बरोबर कर रहे हैं। दर्शनों का जहाँ तक प्रश्न है, कोरोना को लेकर के, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को लेकर के, और ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है
वो जनहित के अंदर वाजिबी है। इससे भी दूरी बना करके और मास्क लगा करके और निपटा जा रहा है। वैसे द्वारकाधीश प्रभु के उत्सव सदैव की भांति हम अंदर कर ही रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस हेमेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो 17 अप्रैल से जो चुनाव आ रहे हैं, हमारा विषय चल रहा है कि राजसमंद में किस प्रकार से विकास हो। विकास हमने देखा भी है और प्रभु द्वारकाधीश हमेशा इसमें आगे रहा है, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो। जो भी विधायक का नाम आता है या वो जीत के जाता है, वो यहीं से जाता है। लेकिन विधायक ऐसा होना चाहिए जो सारे समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए। अभी जैसा कि हमारे PRO ने कहा, मनोहर कृष्ण व्यास जी ने कहा, अधिकारी जी ने कहा, ये सारी बातें वो पूरी करता हो तभी हम इसका विकास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, पर्यटन की, जिस प्रकार से पुष्कर जो है उसकी तर्ज पे इसको और विकसित किया जाए ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिल सके और ऐसी नई नई योजनाएं जो भी दल आए वो हमारे लोगों को रोज़गार प्रदान करे। इसी के साथ धन्यवाद। एक बात यहाँ मैं और जोड़ना चाहूँगा, नाथद्वारा में हर महीने लगभग 60 से 70 हज़ार श्रद्धालु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। उनमें से मात्र कुछ % हम राजसमंद ला पाते हैं। गवर्नमेंट को, प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधियों को मंदिर के साथ बैठकर ऐसी कोई योजना बनानी पड़ेगी जिस योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस योजना के माध्यम से यहाँ जो नाथद्वारा श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर ला सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा परचेस पावर अगर किसी कौम की है तो वो गुजरातियों की है। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली अगर कोई कौम है तो वो गुजराती है। लेकिन अभी तक हम उनको यहाँ पर लाकर व्यवस्थित उनको राजसमंद में इन कैश नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जीत कर आएगा, हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधियों को ये आह्वान करते हैं कि आप ऐसी कोई मूर्त योजना बनाएं जिस योजना से उन गुजरातियों को, उन श्रद्धालुओं को हम यहाँ ला सके। एक बात और यहाँ पर मैं जोड़ूं, हल्दी घाटी राजसमंद ज़िले में है, कुंभलगढ़ राजसमंद ज़िले में है, लेकिन ये दोनों जब पर्यटन मानचित्र को हम देखते हैं तो उदयपुर में दर्शाए जाते हैं। यहाँ से सैकड़ों श्रद्धालु पर्यटक उदयपुर से निकलकर कुंभलगढ़ पहुँचते हैं, लेकिन यह हमारी कहीं कमी है कि वो उदयपुर से हल्दी घाटी वाले अंदर वाले रोड पे हल्दी घाटी घूम के और वहीं से वो कुंभलगढ़ निकल जाते हैं। अगर उन्हें इस हाईवे पर डाइवर्ट किया जाए तो कांकरोली के साथ साथ चारभुजा और नाथद्वारा का जो हमारी धार्मिक पर्यटन है वो भी बढ़ेगा। इस कार्यक्रम को हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर ले जाए। उस बीच में अभी जो अंतिम ये रिमार्क्स आए हैं विनीत जी के, सच में एक प्रश्न बड़े लाजमी हो जाता है कि अगर आपने कुंभलगढ़ का जिक्र किया, आपने नाथद्वारा का जिक्र किया, आपने साथ में हल्दी घाटी का जिक्र किया, हालांकि ऐतिहासिक और अगर दूसरे दृष्टिकोण से मेवाड़ के इस भूभाग के दृष्टिकोण से देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हम देखें तो हम पाएंगे कि हल्दी घाटी एक युद्ध के लिए काफ़ी चर्चित रही है। महाराणा प्रताप के शौर्य की एक अनुपम गाथा है वहाँ लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुंभलगढ़ की तरफ बढ़े तो वहाँ एक दुर्ग है, अगर पर्यटन की दृष्टि से हम देखें। नाथद्वारा अगर देखें तो कहीं ना कहीं आस्था का एक केंद्र श्रीनाथ जी का मंदिर है। मगर अगर उन सभी चीज़ों को टटोलने के बाद राजसमंद की तरफ दृष्टि डाले तो यहाँ एक खूबसूरत झील है, धार्मिक दृष्टि से प्रभु द्वारकाधीश जी का मंदिर है, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर के रूप में एक सुंदर और बड़े ही मनोरम स्थल का एक विकास हुआ है। कहीं ना कहीं फतेह सागर की तर्ज पर विकसित होती इरिगेशन है। तो इतनी अपार संभावनाओं के बाद भी टूरिस्ट यहाँ नहीं आ पा रहा है। और सबसे दुखद स्थिति तो है कि जितने भी आपने केंद्र बताए यहाँ से महज 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यहाँ नहीं ला पा रहे हैं। तो ये पीड़ा कितनी महसूस होती है, कितनी तकलीफ देती है। जी, वास्तव में ये हमारा फेलियर है। इस पे हम प्रशासन, जनप्रतिनिधि और राजसमंद की जनता, इसमें तीनों दोषी हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया। नाथद्वारा की जनता बहुत जागरूक है, वो समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम करती है
अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने यहाँ की योजनाओं को लागू करवाने का पूरा प्रयास करती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत पिछड़ते हैं। लेकिन अब जब राजसमंद एक्सप्रेस जैसे ऐसे युवा जो राजसमंद की नब्ज टटोल रहे हैं, राजसमंद के खोए हुए मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी अगर मिलकर प्रयास करें तो आने वाले समय में एक ऐसी कोई मूर्त योजना हम जरूर बनाएंगे जिस योजना से नाथद्वारा, कांकरोली, चारभुजा ये तीनों उस रोड मैप में शामिल हो जो रोड मैप हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ होते हुए पुनः उदयपुर लौट जाता है। तो आते वक्त या जाते वक्त कोई ऐसा एक रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें चारभुजा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और नाथद्वारा मंदिर के साथ राजसमंद झील की खूबसूरती विदेशी पर्यटक खास तौर पर देख पाए। इसके साथ एक बात मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, भाई साहब से निवेदन करूं कि आप इस पर जरूर गौर करें। राजसमंद में जितना मार्बल निकलता है, अगर यह क्षेत्र कहीं और होता तो यह मार्बल टूरिज्म के रूप में डेवलप हो चुका होता। यहां जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक उदयपुर तक आते हैं, कुंभलगढ़ तक आते हैं, उन्हें मार्बल टूरिज्म के रूप में हम इस क्षेत्र से, जो हमारा माइनिंग क्षेत्र है, वहां से हम जोड़ सकते हैं। और इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति का हमें थोड़ा सा उजागर इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी। और जो क्योंकि वो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको ऐसी चीजें देखने का ज्यादा शौक होता है कि मार्बल कैसे निकलता है, मार्बल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी कटाई कैसे होती है। तो अगर 2, 4, 5 बसें भी हम रोज अगर यहां पर ला पाए तो ये जो हमारा अछूता क्षेत्र है इसको भी पर्यटन, मार्बल पर्यटन के रूप में हम विकसित कर सकते हैं, मार्बल टूरिज्म के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। नई टीम बनी है। एक अनुरोध, फिर मैं लंबा कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये बातें क्या है कि कहनी जरूरी है क्योंकि बहुत समय हो गया है, ऐसा कोई माध्यम हमें मिला नहीं जिस माध्यम के माध्यम से हम अपनी बातें रख सकें। राजसमंद एक छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है और मुश्किल से 5 चौराहे हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगर जिला परिषद, नगर परिषद, समस्त पंचायत, हमारे सांसद और हमारे विधायक ठान लें तो मैं आपसे निश्चित तौर पर यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजसमंद का ऐसा कोई चौराया नहीं बचेगा, राजसमंद की ऐसी कोई गली नहीं बचेगी, राजसमंद का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसके बाहर मार्बल नहीं लगा हो। और एक मार्बल सिटी के रूप में हम पूरे राजसमंद की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, राजसमंद को डेवलप कर सकते हैं। हमें दुख होता है जब आरके मार्बल का चौराया हम उदयपुर में देखते हैं, हमें दुख होता है जब हिंदुस्तान जिंक का चौराया हम उदयपुर में देखते हैं। तो हमारे में कहां कमी है? जब आप प्रोसेसिंग हम यहां से कर रहे हैं, खनन यहां से कर रहे हैं, कमा यहां से रहे हैं, तो फिर क्यों राजसमंद पिछड़ा हुआ है? इस पर आप सभी गौर कीजिए। हेमेंद्र सिंह जी का एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जिस तरह की मुहिम आपने चलाई है, साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु द्वारकाधीश की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। जय द्वारकाधीश। तो जैसा कि आपने सुना कि हम आरके चौराया उदयपुर में देखते हैं, कहीं ना कहीं हम जिंक चौराया उदयपुर में देखते हैं, कहीं ना कहीं मिराज के द्वारा पल्लवित पोषित बड़े बड़े चौराहे हम उदयपुर में देखते हैं। तो एक पीड़ा होनी लाजमी है क्योंकि ये तो तय है कि चौराहे बन रहे हैं, पीड़ा ये है कि वो राजसमंद में नहीं बन पा रहे हैं। जहाँ से वो चौराहे निर्मित होने की शुरुआत होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसको अछूता छोड़ दिया जा रहा है। तो इस एक धरातल से जुड़ी हुई सटीक पीड़ा के साथ साथ राजसमंद से जुड़े हुए सारे विषयों पर आज हमने चर्चा की। राजसमंद के तमाम विषयों को हमने जोड़ने और उनको कहीं ना कहीं किस मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हुई। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के साथ कुछ मोती और जोड़े गए, कुछ बातें और जोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा में एक बात और भी निकल कर आई कि ये जिम्मेदारी सामूहिक है। ये न केवल सिर्फ जनप्रतिनिधियों की है, न केवल प्रशासन की है, ये कहीं ना कहीं इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं एक जो धार्मिक इस केंद्र से जो एक बात आनी चाहिए थी, जिस प्रकृति की बात यहाँ से निकलनी चाहिए थी, कमोबेश उसी तरह से बात निकलती हुई कि राजसमंद को आगे बढ़ाना, राजसमंद को निखारना या राजसमंद को आगे कहीं ना कहीं एक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। धन्यवाद।